नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या नेतन्याहू अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं? जिस सीज फायर की बात हमास के साथ की जा रही थी, अब वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमास की तरफ से एक बयान आया जिसमें उसने कहा है कि सीज फायर नहीं होगा। आखिर क्या वजह है हमास के इनकार करने के पीछे? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, हमास ने सीज फायर यानी शांति वार्ता को पूरी तरह से अब एक तरह से कह लीजिए कि विराम लगा दिया। अब इसके बाद शांति वार्ता नहीं होती दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हुआ है? हमास ने ऐसा क्यों कहा कि वो शांति वार्ता के लिए अब तैयार नहीं है? शांति वार्ता की बात उसकी तरफ से नहीं होगी। देखिए, नेतन्याहू की तरफ से जो सीज फायर का एक नया प्रस्ताव रखा गया था कुछ दिनों पहले हमास के सामने, अब ये सीज फायर में जो शर्तें नेतन्याहू ने रखी थी वो हमास को मंजूर नहीं है। अब देखिए कौन सी वो बातें हैं जिसको लेके हमास और इजराइल के बीच में जो है वो ये सीज फायर खत्म होने वाली बात हो रही है। देखिए, पहली चीज़ तो नेतन्याहू का जो प्लान था उसमें ये कहा गया था कि हमास को पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे और एक प्रकार से डिसआर्मामेंट होगा पूरी तरह से हमास का। हमास की तरफ से जवाब आया कि साहब, अभी तो हमें यही नहीं पता है कि आपकी तरफ से ये सीज फायर का जो प्रस्ताव है ये आगे होगा या नहीं होगा, शांति रहेगी या नहीं रहेगी, तो हम किसी भी हालत में किसी भी सूरत में अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। बात नंबर एक। बात नंबर दो, हमास की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, इजराइल की तरफ से या नेतन्याहू की तरफ से जो सीज फायर का प्रस्ताव आता है वो प्रस्ताव बड़े छोटे छोटे स्तर के होते हैं कि आपने एक राउंड की बात की, उसके बाद फिर कैंसिल कर दिया। या तो हमास का कहना ऐसा है कि नेतन्याहू अपनी सुविधा के हिसाब से अपने राजनीतिक फायदे के लिए छोटे छोटे समझौते करते हैं और हम इस तरह के छोटे छोटे समझौते करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात जो हमास के प्रवक्ता ने कही है कि देखिए, हमारा मकसद ये है कि जो गजा में जंग चल रही है ये जंग रुकनी चाहिए। इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं ये हमले रुकने चाहिए, इसलिए हम सीज फायर चाहते हैं। जब तक आप हमले नहीं रोकोगे गाजा में, जब तक आप फिलिस्तीन के लोगों को निशाना बनाना नहीं छोड़ोगे, तब तक हम आपसे किसी तरह का सीज फायर या बातचीत नहीं करेंगे। चौथी बात, हमास की तरफ से ये कहा गया है कि जो सैनिक इजराइल के इस समय गाजा में हैं, जो कि बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं, अब बड़े हिस्से पे गाजा में जो है वो इजराइल का कब्जा है, आपको वो सैनिक वहां से हटाने पड़ेंगे। आप आके गाजा में हमारे इलाके में आपने कब्जा कर रखा है और आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं है, ऐसा हमास की तरफ से कहा गया। उसके बाद दूसरी चीज, जो छठा पॉइंट है, वो ये कहा गया कि जो रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है गजा में, देखिए गजा में इस समय हालत बहुत खराब है। वहाँ पे इजराइल ने जो है वो जो एड्स जा रही थी वहाँ पे, इंटरनेशनल एड्स, उसको रोक दिया है। अभी लगातार वहाँ पे हमले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो पिछला हमला था उसमें 40 लोगों की मौत हुई है, जिसमें हमास की तरफ से कहा गया, फिलिस्तीन संगठनों की तरफ से कहा गया कि ये इनका जो है हमास से कोई लेना देना ही नहीं था, ये फिलिस्तीन के आम नागरिक थे जिनको निशाना बना दिया गया। इजराइल की तरफ से कहना ऐसा है कि भाई हमने जो है वो हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। तो कुल मिला के गजा में इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। वहाँ पे बच्चे, महिलाएं जो हैं वो खाने के लिए, पीने के पानी के लिए, दवाइयों के लिए बुरी तरह से तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमास का कहना ऐसा है कि ये एड फौरन शुरू की जाए, जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू किया जाए, तब हम सीज फायर को लेकर बात करेंगे। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेतन्याहू जो है उन्होंने ये, पहले तो पीस टॉक्स चल रही थी, सीज फायर हो चुका था, एक राउंड की बात हो गई थी, फिर कुछ बंधक भी छोड़ दिए गए थे। उसके बाद इजराइल ने अपनी तरफ से वो सीज फायर को जो सेकेंड राउंड के बाद हुए बिना जो है उसको अपनी तरफ से तोड़ दिया। बात खत्म हो जाती है। उसके बाद इजराइल हमला करता है। उसके बाद फिर अब जो है नेतन्याहू अपना सीज फायर का प्रस्ताव ले आए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी एक बड़ी वजह जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इजराइल के जो सैनिक हैं, ये इजराइल के जो आईडीएफ है, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि भाई हमारे जो फोर्सेस के सैनिक हैं वो बुरी तरह से थक चुके हैं। हमारे पास, हमको सीरिया में भी लड़ना पड़ रहा है, लेबनान बॉर्डर पे भी काम चल रहा है और गजा में भी ऑपरेशन चल रहा है। तो फोर्सेस की कमी हो रही है इजराइल के पास। फोर्सेस की तो कमी हो रही है, लेकिन आप कुछ ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जिसको मानने को सामने वाला तैयार नहीं है, फिर उससे तो कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बिल्कुल हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इजराइल जो है वो इस पूरे मामले में गजा को लेकर, देखिए आप वहां करना क्या चाहते हैं?
क्या आप वो ट्रंप की नीति पे काम कर रहे थे कि फिलिस्तीनियों को वहां से हटा दिया जाए? वो भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। आप जो है हमास को खत्म नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से, ना अपने लोगों को वापस, ना बंधकों की तो बात यह है कि बंधक क्राइसिस तो अभी वहीं का वहीं है। इजराइल को पता ही नहीं है कि अभी तक जो 56 बंधक है वो कहाँ है। उनको छोड़ने की जो बात है, तो हमास का कहना ऐसा है कि हम बंधक छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप परमानेंट पीस की बात करिए। आप अपनी फोर्सेस यहां से, हमारी जमीन से अपनी फोर्सेस हटाइए। आप जो है एक ऐसे समझौते की बात करिए कि स्थायी रूप से शांति हो। आप ये छोटे छोटे डील मत करिए कि जब आपका मन किया आपने डील करी, जब आपका मन किया डील तोड़ दी, उसके बाद हमला कर दिया। ऐसा हमास का कहना है, हमास के प्रवक्ता का ये कहना है। अब देखिए, सिर्फ यहाँ पे चुनौती नहीं है, एक बड़ी बात और निकल के सामने आई है। देखिए, जो फोर्सेस वाली बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, या आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे सैनिक थके हुए हैं, सैनिकों की कम पड़ रहे हैं, इजरायली सैनिक जो है अलग अलग जगह ऑपरेशन करने में। ऐसे में एक बड़ी खबर निकल के ये भी आई है कि तुर्की में सीरिया में जो इजरायली फोर्सेस लगी हुई हैं, इस समय ऑपरेशन कर रही हैं, और सीरिया के भी बड़े हिस्से में इजराइल की फोर्सेस हैं, वहां पे भी सैनिकों को बड़ी मुश्किलें पेश आ रही है। और इसी बीच खबर ये आई है कि अमेरिका ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि सीरिया में जो अमेरिका के फोर्सेस हैं, इनके सैनिकों की संख्या आधी कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो ये नेतन्याहू और इजराइल के लिए बड़ा सेटबैक होगा। देखिए, अभी अमेरिकन फोर्सेस हैं, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है कि जो एर्दोगन, तुर्की की जो सेना है, या वो जो संगठन है जिसको तुर्की मदद करता है, उसके और इजरायली फोर्सेस के बीच में अमेरिका की फोर्सेस हैं। तो एक रेड लाइन है कि अमेरिकन फोर्सेस पे तुर्की हमला नहीं करेगा, या जो एसटीएस जैसे संगठन है वो अमेरिका की फोर्सेस पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका की फोर्स आधी हो जाती है तो एक बड़ा हिस्सा होगा जो जिसपे सीधे निशाने पे इजरायली सेना होगी। ये एक बड़ा सेटबैक होगा, और वहां पे उस हिस्से पे नियंत्रण रखना भी इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसे हाल में न सिर्फ गाजा में चैलेंज है, बल्कि सीरिया में एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो रहा है इजरायली फोर्सेस के सामने, अगर अमेरिका की फोर्सेस वहां से कम हो जाती हैं या आधी हो जाती है। इन हालात में शायद इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि हमास के साथ एक जो है पीस पे बात शुरू हो जाए, और उन्होंने प्रस्ताव भी दिया था शायद कि 40 दिन में कुछ नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि आप 10 बंधक छोड़िए, 40 दिन तक हम सीज फायर करने को तैयार हैं। लेकिन हमास का कहना है छोटे छोटे हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बात करिए और परमानेंट पीस की बात करिए, जंग खत्म करिए, तब बात आगे बढ़ेगी। तो अब इस खबर के बाद न सिर्फ गाजा में बल्कि सीरिया में और लेबनान में भी, तीनों जगह इजराइल के लिए एक साथ इसको मैनेज करना ये बहुत ही टफ जॉब होगा। और दूसरी चीज, ईरान की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे। ईरान में तो न्यूक्लियर टॉक्स का क्या होगा वो हम अपने दर्शकों को कल बताएंगे कि क्या निकल के आया। तो अभी ईरान से लड़ना तो थोड़ी दूर की बात है, अभी तो आपस में ही यहाँ पे गाजा, लेबनान और सीरिया में ही जो है इजराइल की सेना उलझी हुई। बिल्कुल। तो देखिए, जो नेतन्याहू है उनकी चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला हिसाब है। हालांकि वो चाहते हैं कि शांति हो जाए क्योंकि उनके सैनिक थक गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन इस बीच चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हमास की बात की जाए तो वो गजा को लेकर जो नेतन्याहू ने प्रस्ताव भेजा है उस पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस तरह से फौरी तौर पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। अगर लॉन्ग टर्म को सोचते हुए किसी तरह की बातचीत अगर की जाती है तो फिर वो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसी स्थिति में किस तरह के हालात बनेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।